एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के भूगोल का जो आपका सेक्शन है उसका कार्यपत्रक संख्या 21 पढ़ेंगे। आपकी यह कार्यपत्रक जो है 26 अगस्त के लिए हम संसाधन एवं विकास इसके बारे में हमने पढ़ा। संसाधन क्या होते हैं, मृदा संसाधन क्या होते हैं और अन्य संसाधनों के बारे में पढ़ा। अब जो संसाधन जब हो जाते हैं किसी देश के पास, तो संसाधनों के हिसाब से ही उस देश का विकास निश्चित होता है। यानी कि जिस देश में संसाधन ही नहीं हो पाए होगा तो वह देश कितना विकसित होगा, क्योंकि संसाधन कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्राकृतिक होता है, मानव संसाधन होता है। तो अब इन संसाधनों का कैसे विकास हो, विकास की क्या धारणा हो, यह सब हम इस पूरे वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज राष्ट्रीय विकास। यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करे तो उनकी राष्ट्रीय आय की धारणा भी भिन्न भिन्न होने की संभावना है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएं हो सकती हैं। फिर हम ऐसे संघर्ष को कैसे सुलझाएं। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना जैसे सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण मांग क्या होगा, चीज़ों को करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। इस विचार से बड़ी संख्या के लोगों को या केवल एक छोटे समूह को लाभ हो। अब राष्ट्रीय विकास की क्योंकि क्या है कि विश्व में विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक अर्थशास्त्री उनकी अलग अलग सोच है, देशों की अलग अलग सोच है लोगों की, और ये परस्पर विरोधी होती हैं। अब सारे ऐसा कोई राय हो जिस पर एक मत लोग हों, इसके लिए कई सारे प्रश्नों को जानना जरूरी है कि भाई जो विकास होगा वह न्यायपूर्ण होगा कि नहीं होगा, उसका न्यायपूर्ण कैसे होगा, उचित कैसे होगा, विकासशील देश में चीज़ों को कार्य को करने का तरीका क्या होगा। तो यह सब जानेंगे। अब देखिए, देशों की तुलना के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में माना जाता है। अब जब हम विकासित यानी विकसित, विकासशील, अल्प विकसित इस तरह के देशों को विश्व बैंक जो है वह बांटता है। आपको पता है विश्व बैंक एक संस्था है जो गरीब मुल्क हैं उनको ऋण देती है बहुत कम ब्याज पे, और वह हर साल अपनी विश्व बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जिसमें किस देश की कितनी आय है, कितनी आय के ऊपर के लोग अमीर देश कहलाएंगे, कितनी आय के लोग निम्न मध्यम में है तो निम्न मध्यम में होगा, कितने मध्यम में होंगे, यह सब बता दें। उच्च आय वाले देश कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक विकसित देश हैं। हम ऐसा आय की तुलना करते हैं। अब औसत आय कैसे निकलती है कि मान लीजिए जितनी भी उस देश में उत्पादन होगा, देश की कुल आय होगी, उससे जनसंख्या से क्या करेंगे, जनसंख्या से बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इतनी, एक एग्जाम्पल मान रहे इतनी आय है और जनसंख्या मान लीजिए वहाँ की 1000 है, तो भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। मान लीजिए 1, 2.5 सैकड़ा, 1000, लाख, 10 लाख, ये प्रति व्यक्ति आय 10 लाख मान लीजिए हो गया। तो कोई ऐसा देश जिसका जो है अरब, 1 अरब मान लीजिए वहाँ की वो है 1 बिलियन, और उसके बाद 1000 से भाग करेंगे तो विकसित होगा। तो इस तरह से औसत आय निकलती है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय औसत होती है। अब इसके भी कुछ लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। औसत विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्ट में इस मानदंड का उपयोग देश को वर्गीकृत करने में किया जाता है। 2012 में प्रति व्यक्ति 12,616 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देश अमीर देश कहलाते थे। इनकी प्रति व्यक्ति आय 1335 अमेरिकी डॉलर है, उससे कम उन्हें कम आय वाले देश कहा गया है। भारत निम्न मध्यम आय वाले में,
क्योंकि भारत की क्या थी 1530 प्रति वर्ष वो प्रति व्यक्ति आय थी। अब देखिए वो क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक है, यानी वर्ल्ड बैंक वो हर साल क्या करता है, निकालता है अपनी रिपोर्ट और उसमें फिक्स कर देता है। मान लीजिए $1250 प्रति वर्ष जो कमा रहा है वह कितना, कि वह देश की जितनी औसत आय है उस देश के लोग कहाँ स्टैंड करेंगे, अमीर देश में, मध्यम देश में या निम्न यानी गरीब देश में। तो भारत निम्न मध्यम वर्ग में। अब देखते हैं जब हम किसी राष्ट्र के क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य सामान्य रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोचना चाहिए। ये गुण क्या हो सकते हैं? ये माध्यमिक स्तर पर शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, शुद्ध उपस्थित अनुपात हो सकते हैं। देखिए जब हम किसी राष्ट्र का बारे में सोचते हैं, उसके विकास के बारे में, तो आय के अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं जिन पर सोचना जरूरी होता है। क्यों? अब देखिए हम बता दीजिए कि मान लीजिए एक देश है, उसमें 100 लोग रहते हैं, 100 लोग, 1000 मान लीजिए, नहीं 100 मान लेते हैं, 100 लोग रहते हैं। 100 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी $10 करोड़ मान लीजिए आय है, और 95 ऐसे हैं जिनकी आय क्या है 1000 रुपये। अब 95 5 तो कितने हो गए, 100 हो गए। लेकिन अब $10 करोड़ में अगर 95,000 जोड़िएगा तो 10 करोड़ 95,000 आ गया। जब औसत निकालिएगा तो वो 1000 से ज़्यादा चला जाएगा। तो ये समझ में आएगा अरे इस देश के तो औसत आय ज़्यादा है, जबकि हकीकत ये है इस देश में 5 ही लोगों की आय ज़्यादा है, बाकी ये 95 लोगों की आय बहुत कम है। और ऐसा थोड़े नहीं ये लोग इनको देंगे पैसा, जो अमीर होता गरीब में फ्री में तो बांटता नहीं है। तो इसीलिए कुछ लोगों का ये मानना होता है कि देश का विकास केवल औसत आय पे ना हो, बल्कि वहाँ पे मृत्यु दर क्या है, कितने शिशु बच रहे हैं, साक्षरता कितने लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, क्या सबको मुहैया है या नहीं, जो स्कूलों में उपस्थित अनुपात कैसा होता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इसे बोलते हैं। क्या स्थिति है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसको देख के भी विकास का अनुमान लगाते हैं, विकास को आधार बनाते हैं। महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता और उपस्थिति महाराष्ट्र में बहुत कम है। इसका कारण यह है कि किसी के पास पैसा है और उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी उसे अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आय अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है जो नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए आमतौर पर पैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण, मिलावट रहित दवाएं, संक्रामक रोगों से सुरक्षा नहीं खरीद सकता। अब देखिए वही बात, आपके पास पैसा है लेकिन आप स्वास्थ्य थोड़े नहीं खरीद सकते हैं, आप प्रदूषण थोड़े नहीं मिटा देंगे। यह सब कैसे पता होगा? शिक्षा का थोड़े नहीं खरीद लेंगे। शिक्षा आप कैसी लेंगे? या तो जब आपके आसपास का समाज और आपकी जो व्यवस्था होगी वह शिक्षित होगी, वहाँ का सिस्टम से उतनी अच्छी शिक्षा मुहैया करा पाएगा, तभी तो अच्छी तरह के साथ शिक्षा दे पाएंगे। चीज़ें भी आपस में जुड़ी हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएँ पर्याप्त हैं। इसी तरह ऐसे राज्य में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, जहाँ से आपको पता है खाद्यान्न मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, उसे PDS बोलते हैं, यह काम करते हैं। इसीलिए देखिए भारत में सरकारें PDS चलाती हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स देती हैं। लड़कियों में शिक्षा कम होती है तो उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक एकदम फ्री एजुकेशन है। ये सब करती हैं ताकि लोगों का जो स्तर है, जीवन स्तर है, वह भी बढ़ सके। अब देखिए क्या है, इसको पढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर या IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। शिशु मृत्यु दर क्या है? 1 वर्ष में मान लीजिए 100 बच्चे पैदा हुए,
और इसमें से मान लीजिए अगर 10 बच्चे मर गए 1 वर्ष की आयु आते आते आते, तो उस जगह की शिशु मृत्यु दर क्या होगी? 10 होगी। ऐसे ही करके शिशु मृत्यु दर आंकी जाती है। साक्षरता दर क्या होती है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर अधिक आयु वर्ग की साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मापती है। तो मान लीजिए कि कहीं पे 1000 जनसंख्या है एक गांव की, उसमें 7 वर्ष से ऊपर लोग 900 हैं। अब इन 900 में से जनता कितनी साक्षर है, इसके अनुपात को मापी जाती है। शुद्ध उपस्थित अनुपात क्या होता है कि 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या जो समान आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाती है। कहने का मतलब ये है, शुद्ध अनुपात क्या होता है, मान लीजिए किसी गांव में 14 से 15 आयु वर्ग के 100 बच्चे हैं और इसमें से केवल 50 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं, तो क्या शुद्ध उपस्थिति अनुपात कितना होगा? 100:50, यानी 2:1, यानी आधे बच्चे पिछड़ जा रहे हैं, वो एजुकेशन में, शिक्षा में नहीं जा पा रहे हैं। तो यह सब चीज़ भी विकास को दर्शाती है। यानी जहाँ जिस देश में विकास होगा तो उस देश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों का जीवन की जो सुविधाएं हैं वह मिलेंगी, तो मृत्यु कम होगी, शिशुओं की मृत्यु कम होगी, और शिक्षा जब बढ़ेगी तो लोग अच्छे अपने बारे में सोच पाएंगे और विकास को बेहतर बना पाएंगे। यह सब चीज़ें भी जरूरी होती हैं। की तरफ चलते हैं छात्रों। तो हमने देखा कि अपने देश में विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। आपके अनुसार आपके देश में विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? उनमें से 3 टाइप के लोग। तो विकास का लक्ष्य देखिए हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से आपको लिखिए। पहली बात तो लोगों को स्वास्थ्य मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, शिक्षा मिले, अच्छा जीवन मिले। अच्छा जीवन से मतलब समझ गए ना, उनके अधिकार हों सारे। क्या प्रतिव्यक्ति आप विभिन्न देशों या राज्यों के विकास की तुलना करने का एकमात्र साधन है? नहीं। अन्य कौन से साधन हैं जिनका उपयोग किया जाता है? तो जैसे शिशु मृत्यु दर है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये अन्य साधन हैं जिनका उपयोग किया जाता है। आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ है जो रुपया विशेष रूप से उस स्थान पर नहीं खरीद सकता जहां आप रहते हैं? ये चीज़ें विकास के लिए कैसे जरूरी हैं? जैसे स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। आपने देखा होगा बच्चों, अभी कोरोना की दूसरी लहर आई हुई थी तो बहुत सारे अमीर लोग परेशान हो गए, उनके घरों के लोग मर गए हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं खरीद नहीं पाए। अब तक उनको लगता था खरीद लेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो क्या हुआ कि वो स्वास्थ्य सेवाएं खरीद नहीं पाए। यानी भारत के विकास की जो धारणा थी अभी तक, वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि अभी सबको स्वास्थ्य मुहैया नहीं हो पाया। डॉक्टर नहीं मिलते थे लोगों को। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा हमारे देश में कमी है, महामारी में और मांग बढ़ गई, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। यानी लोग स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं खरीद पा रहे थे, जबकि उनके पास पैसा होता था। इसीलिए ये चीज़ें विकास के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य को, शिक्षा को, उनके रहन सहन के स्तर को उच्च करती हैं, यानी आगे ले जाती हैं। आपको क्या लगता है कि एक कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले राज्य के लोगों को स्वास्थ्य और पोषण बेहतर क्यों है? क्यों होगा? क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देखिए गरीब देश है, भारत गरीब देश है, तो यहाँ पे भुखमरी बहुत ज़्यादा है। लोग गरीब हैं तो वो ज़्यादा अन्न भी नहीं खरीद पाते होंगे महंगाई के कारण। तो जब उनको मासिक रूप से वहाँ पे चीनी, अब तो दाल भी मिलने लगी, दाल, चावल, गेहूँ और तेल भी अगर मिलने लगा, तो उससे क्या होगा, इनका उपयोग वो अपने खाने के लिए करेंगे। तो खाने के लिए करेंगे तो पोषित होंगे, यानी उनका जो स्वास्थ्य मतलब सही होगा, और जब वो पोषित होंगे तो उनका स्वास्थ्य सही होगा, बीमारियों से दूर रहेंगे। इस कारण से ऐसे ही एक राज्य का उदाहरण दीजिए, जैसे केरल है। केरल में पीडीएस प्रणाली बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएँ, वहाँ की शैक्षिक सुविधाएँ बहुत उच्च हैं। छात्रों, आपकी यह वर्कशीट समाप्त होती है। यह काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसे और डिटेल में समझाया जा सकता है, लेकिन चूँकि आपकी वर्कशीट की लिमिटेशंस हैं, ज़्यादा लंबा करने पे बच्चों को परेशानियाँ होती हैं। इसलिए क्या होगा कि जब हम इसकी चैप्टर की समरी ले आएंगे, इसको अलग से पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में इसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।